नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जो बड़ा सवाल अब सामने है वो यही कि क्या एक शरीफ शुरुआत होगी? क्या भारत पाक रिश्तों में एक नए युग का आगाज होगा? क्या नरेंद्र मोदी जिस तरफ कदम उठा रहे हैं उसके जरिए एक नई पहचान, एक नया मकाम हासिल हो पाएगा? नवाज शरीफ भारत आएंगे या नहीं? सूत्रों की माने तो नवाज शरीफ भारत आने के पक्ष में हैं, लेकिन क्या वो भारत आ पाएंगे? अगर हाँ, तो क्या नवाज के आने से दोनों देशों के बीच एक शांति बहाली के लिए एक कम से कम शरीफ शुरुआत हो सकेगी? यही है आज हमारी बहस का बड़ा मुद्दा। पंद्रह साल बाद वक्त फिर खुद को दोहरा रहा है। 15 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी। 15 साल पहले भी पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। 15 साल पहले भी भारत की तरफ से पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की गई थी। 15 साल बाद फिर यही कोशिश हो रही है, लेकिन 15 साल पहले इस दोस्ती की कोशिश ने कारगिल कराया था। अब सवाल है कि 15 साल बाद क्या होगा, क्योंकि इस बार फर्क यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आ सकते हैं और इस बार भारत में वाजपेयी नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हों। Decision whether the Prime Minister would attend or not will be taken sometime today, and when it's done, we will share it with you. हैरानी होती है कि पिछले साल जून में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री को उनके शपथ ग्रहण में आने का न्योता दिया था, लेकिन तब भारत ने इनकार कर दिया था। लेकिन आज खुद भारत पाकिस्तान को न्योता दे रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी गृह मंत्री ने मोदी को क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बताया था। अगर मोदी चुने गए तो क्षेत्र की शांति को खराब कर देंगे। और तो और पाक सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने बयान दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। ये एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं और इसका कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। ये सारे बयानबाजी मोदी के दाऊद पर दिए बयान के बाद सामने आई थी। मोदी के चुने जाने के बाद खबरें ये भी आई कि दाऊद ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बदल लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अचानक पाकिस्तान के रुख में आया बदलाव कहीं किसी बड़े कदम की तरफ इशारा तो नहीं, या फिर यह अमेरिकी दबाव है? फिलहाल मोदी के कदम पर ज्यादातर स्वागत ही हो रहा है। अब इसे राजनीतिक मौका परस्ती कहें या कुछ और, लेकिन अगर इससे भारत पाक रिश्तों में अच्छा बदलाव होता है तो इससे शायद ही किसी को गुरेज होगा। लेकिन सच ये भी है कि इतिहास को देखते हुए इस बात की गारंटी लेने वाला भी इस वक्त शायद ही कोई हो। आज तक ब्यूरो। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ राजीव डोगरा साहब, जो कि पूर्व इंडियन काउंसिल जनरल कराची में रह चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी साहब हमारे साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट के रूप में। जतिन देसाई, जो कि इंडिया पाक फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, डिफेंस एनालिस्ट, सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन जी.डी. बख्शी साहब, आपके पास आते हुए वही सवाल जो मैं आप तीनों से करना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी का ये जो संदेश है, जो आमंत्रण है, सही है? और क्या नरेंद्र मोदी की वजह से सुधर जाएगा पाकिस्तान? जी.डी. बख्शी साहब। देखिए, वो तो अभी देखने वाली बात है। अपने आप में ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम सारे सार्क नेताओं को बुलाएं, खासकर हमारे मित्र जैसे अफगानिस्तान के हमीद करजाई साहब, नेपाल के कोइराला साहब इत्यादि इत्यादि, और श्रीलंका से भी आ रहे हैं। पूरे सार्क का एक मिनी समिट सा हो रहा है। केवल एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं एक नोट ऑफ कॉशन साउंड करना चाहूंगा कि हम ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं।
ये जो हमारी पीस की लॉबी है इस देश में, वो फिर जो है नोबेल पीस प्राइज के सपने ना देखने शुरू कर दें हमारे नौकरशाह, तो वो ठीक रहेगा। देखिए, जो हमने स्टडी किया है पाकिस्तान की जिहादी तंजीमों को और पाकिस्तान की ISI को, मुझे कोई हैरत नहीं होगी अगर 26 मई को पाकिस्तान की टेररिस्ट तंजीमें भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कोई बम शम फोड़ने की प्रक्रिया करें, या पाकिस्तान की फौज के सरफिरे कुछ जो है हमारी सीमा के ऊपर जो है वहां पे LC पे इंसिडेंट स्टेज करें, तो ये अपने आप में दर्शाएगा कि नवाज शरीफ साहब कंट्रोल में नहीं है अपनी डीप स्टेट के, लेकिन हमारे सबके लिए एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। और एक किस्म से शायद ये ठीक होगा कि फिर हम अपने को एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसी सारे अपने जो है पड़ोसी मुल्कों के लीडर बुलाना, उसका एक फायदा भी यह है कि आप सबको पर्सनली भांप सकते हैं, सबका जायजा ले सकते हैं, खासकर नवाज शरीफ साहब का कि उनकी क्या मंशा क्या है, वो क्या कहना, वो कहते कुछ है करते कुछ है। कारगिल के युद्ध में भी उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें दी थी, उसके पहले वाजपेयी जी बेचारे वहां बस लेकर गए थे लाहौर को, और लेकिन वो बस उल्टी हमें कारगिल में पड़ी। हमारी तो जो हम तो सैनिक हैं, हम जब भी शांति की प्रक्रिया की बात सुनते हैं हम थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं अब उल्टा बम तो नहीं फटेगा या कोई लड़ाई युद्ध तो नहीं छिड़ने वाला। बिल्कुल, और वही हम दिखा भी रहे कि 1999 के बाद जिस तरह से तमाम प्रक्रिया वाजपेयी साहब ने शुरू की थी, कैसे उसका असर हुआ था, और कैसे जनरल मुशर्रफ कब दिला रहे हैं कश्मीर, ऐसी बातें कहते हुए नवाज शरीफ सामने आए थे वीडियो के जरिए। डोगरा साहब, जुड़े हुए सवाल, क्योंकि उन्होंने बहुत सही बात बोली कि जो सुहाना भ्रम हम बीच बीच में पाल लेते हैं वो टूटेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक शरीफ शुरुआत की उम्मीद रखें, और वही बेसिक सवाल, क्या मोदी की वजह से सुधरेगा पाकिस्तान? देखिए, ये आपका सवाल क्या मोदी की वजह से सुधरेगा पाकिस्तान, ये काफ़ी लोडेड सवाल है। बिल्कुल, सुधारने वाले पाकिस्तानी खुद हैं। हाँ। नवाज शरीफ साहब, उनके आर्मी जनरल और उनके तालिबान, अगर वो चाहें तो सुधर जाएगा पाकिस्तान, अपने लिए और भारत के साथ रिश्तों के लिए। कोई बाहर वाला चाहे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे हमारी सरकार हो, तो पाकिस्तान के सुधरने के चांसेस या उनकी चाल बदलने के चांसेस बहुत कम हैं। अभी तक तो पाकिस्तान अपनी चाल चलता रहा है। अब दिल्ली में आके वो कोई दूसरा रूप इख्तियार करें, मेरे को उम्मीद कम लगती है। आपको उम्मीद कम दिखाई दे रही है। सीधे रुख करते हैं, जतिन देसाई साहब हमारे साथ हैं। जतिन देसाई जी, चूंकि आप शांति की बात करते हैं, लोकतंत्र स्थापना की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वहां पर एक पावर सेंटर है ही नहीं। सेना आधे फैसले लेता है, कभी लेती है, कभी ISI फैसले लेता है। कुल मिलाकर नवाज शरीफ का आना या फिर सेना के दबाव में ना आना, क्या मायने हैं? नहीं, तो सबसे पहले आपने सही कहा है कि पाकिस्तान में एक पावर सेंटर नहीं है जिस तरीके से इंडिया में है, और इसीलिए कि पाकिस्तान के साथ हम किस तरीके से डील करेंगे। पाकिस्तान में जो मल्टी पावर सेंटर जो है, उसमें जो बाकायदा लोग जिनके साथ है, कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव जब होते हैं तब पाकिस्तान में जितने भी राइट विंग पार्टीज़ हैं, राइट विंग पार्टीज़ के साथ लोग नहीं रहते, उनको कभी वोट नहीं मिलते। उसी के साथ जब कभी चुनाव हुए हैं, उस वक्त जितने भी मिलिट्री के जो लोग हैं, मिलिट्री को भी लोगों ने नकारा है। तो इंडिया को ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा कि जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम चाहती है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बनी रहे। हाँ। पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, तो हिंदुस्तान और पूरे दुनिया के साथ अमन का रिश्ता बना रहे, यह पाकिस्तान की आवाम चाहती है। और पाकिस्तान की आवाम जो चाहती है वह रिफ्लेक्ट होता है पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार के जरिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो पाकिस्तान में जो चुनाव हुए, तो पाकिस्तान की इतिहास में पहली बार 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कि जिसमें नवाज साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हम जानते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी भी है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट,
ये 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बात कही। इसके पहले 1997 के चुनाव में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने बात कही। तो ये जो है ना पाकिस्तान में जो चेंज हो रहा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जी बख्शी साहब, जल्दी से इस पर कमेंट, फिर ब्रेक पर जाना है। देखिए, मैं केवल कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज ट्रेजेडी, द सेकंड टाइम एज फास्ट। तो हमको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों से सीखना चाहिए। अपने आप में ये अच्छा आइडिया है कि हम सार्क का समिट दिल्ली में करें। भारत की जो प्रभुत्व है इस पूरे क्षेत्र में, जो प्राइमेसी है भारतवर्ष की, वो साफ जाहिर होती है। कितने सारे, तकरीबन सारे लीडर आ रहे हैं। हसीना वाजिद जी को पहले से जापान का ट्रिप था, इसलिए वो नहीं आ रही हैं। उनके जो पार्लियामेंट के जो उनके स्पीकर हैं वो वहां आ रहे हैं, लेकिन 3 तो राजाध्यक्ष आ रहे हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं 4थे होंगे, और नेपाल के भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अपने में अच्छी बात है, इट्स अ गुड आइडिया, बट आई थॉट थोड़ा सा इसकी जल्दबाजी से शायद ना किया गया हो। क्या जल्दबाजी हुई है? ठीक है, अभी मोदी जी ने, एक मिनट, देखिए अभी मोदी जी ने शपथ ग्रहण नहीं करी है, उनके ऊपर एक मिनी समिट थोप देना सीधा, मैं समझता हूं थोड़ा सा ये नाजुक चीज है। इसको केवल सेरेमोनियल लेना चाहिए, इससे आगे कुछ भी नहीं। कोई इसमें उम्मीद छिपीद किसी की नहीं अटकानी चाहिए कि इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। अभी उनको ब्रीफिंग्स नहीं मिल पाई है पूरी सारी मिनिस्ट्री से, तो उनके ऊपर एक समिट की एक्सपेक्टेशन डाल देना बहुत गलत होगा। यहीं से पूरी चर्चा के लिए चलेंगे। बख्शी साहब, मुझे रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा मजबूरन। वाजपेयी जी का बस से सफर और उसके बाद जो हुआ वो भी हिंदुस्तान ने देखा। अब नए सिरे से शपथ ग्रहण समारोह में अगर नवाज शरीफ को बुलाया जा रहा है, और अगर वो पहुंच जाते हैं, शरीफ शुरुआत हो पाएगी क्या? नए सिरे से रिश्ते बनेंगे क्या? क्या पाकिस्तान से इतनी अच्छी उम्मीदें रखना ही बेवकूफ़ी होगी? ये तमाम सवाल हैं जिनको बहुत ही बेबाकी से एड्रेस करना होगा, और इसीलिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डोगरा साहब, जो बात जीरी बख्शी साहब कह रहे थे, मैं उस पर चाहती हूँ आपका रिएक्शन। क्या जल्दबाजी हुई है? क्या इस तरह के सार्क तमाम देशों को, क्योंकि हर तरफ से अब विवाद आ रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो, दूसरी तरफ हो, इसकी ज़रूरत थी? देखिए, मेरे ख्याल से तो मोदी जी बहुत सोच बूझ के, बहुत संयम से कदम उठाते हैं, पर इस बारे में मेरे को लगता है कि उनके सलाहकारों ने कुछ जल्दबाजी दिखाई है। ना अंदाज सोचा, ना आगाज़ सोचा, ना अंजाम सोचा। आपने बुला तो लिया सब मेहमानों को, पर उसके साथ कुछ भूमिका बनानी चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कुछ एम होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो कहेंगे मेरे को कश्मीर का मुद्दा हल करना है, मेरे को सियाचिन से आपके सोल्जर्स हटाने हैं। हाँ। तो आपका जवाब क्या होगा उसके ऊपर? क्या ये सोचा है कि आपने नवाज शरीफ से क्या मांगना है? क्या ये सोचा है कि आपने बांग्लादेश से क्या मांगना है या श्रीलंका से क्या मांगना है? मेरे को तो ये लगता है ये सारा जो शपथ ग्रहण समारोह है वो एक इंडो पाक रेसलिंग मैच में तब्दील हो जाएगा। तो और इसीलिए बिल्कुल, और इसीलिए जीडी बख्शी साहब, मेरा आपसे ये सवाल, मतलब कुछ तो सोचकर हम अगर किसी प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं, तो एक अगर सिर्फ ये बीजेपी कहती है कि हम तो भाई सिर्फ चाहते हैं कि वो समारोह का हिस्सा बने, कोई बायलैटरल टॉक्स टाइज की कुछ चर्चा ही नहीं कहीं हो रही है, क्या इस हद तक इसकी इजाजत हो सकती है? देखिए, अपने आप में अगर इसको केवल ऑप्टिकल और सेरिमोनियल फॉर्म पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ऑप्टिकल सेरिमोनियल, और जो सिंबॉलिक इसका फॉर्म है, तो ठीक है, आप यू कैन गेट माइलेज आउट ऑफ इट कि सारे सार्क के नेता, दिग्गज नेता दिल्ली की हमारी राजधानी में एकत्रित हुए। ये एक अच्छा, इट्स फील गुड फैक्टर है। इससे ज्यादा अगर आप करने की कोशिश करें, और अगर हमारे कोई एडवाइजर या नौकरशाह यहां से अपनी नोबेल पीस प्राइज की लालसा लेकर गलत गाइड करना शुरू करें, तो वो मैं समझता हूं ये बहुत जल्दबाजी का काम होगा। बख्शी साहब, बिल्कुल नी जर्क रिस्पॉन्स जो हम नहीं उम्मीद करते। बिल्कुल, यही मेरा सवाल भी आपसे कि इतना सिंपल तो है नहीं इंडो पाक रिलेशंस, और इसीलिए अगर आप बुला रहे हैं, अभी से वहां टग ऑफ वॉर शुरू है। अगर नवाज शरीफ आज सुबह से ये बार बार इजहार कर रहे हैं मीडिया के जरिए कि मैं तो जाना चाहता हूं हिंदुस्तान, लेकिन अगर सेना या आईएसआई उन पर रोक लगा देती है, तो ये एक विरोधाभास तो अभी से हम देख रहे हैं, यानी रस्सियां खींची जा रही हैं। बिल्कुल बख्शी साहब, देखिए, मैं एक आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
कि माफ कीजिए, नवाब शरीफ साहब वहां इन कंट्रोल नहीं है। वो मात्र एक डेमोक्रेटिक मुखौटा है। भारतवर्ष के ऊपर फैसले, सिक्योरिटी के ऊपर फैसले, अफगानिस्तान के ऊपर फैसले पाकिस्तान की फौज और आईएसआई लेती है। इसीलिए हमें डर है कि आप उन्हें चाहे भले मानस को बुला ले, लेकिन उसी दिन अगर उनकी जिहादी तंजीमें भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आपके ऊपर बम का विस्फोट करती हैं, हमारे नागरिकों की हत्या करती हैं, या आपके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर खुल जाता है, हमारे कुछ जवान जख्मी होते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो फिर देखिए क्या माहौल बनेगा। बिल्कुल, हमारे साथ एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब सीधे जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। एक रिएक्शन इस पर चाहती हूँ इकबाल साहब, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे थे। क्या अभी से ही वहां पर लड़ाई है, मतलब इस बात को लेकर कि आना चाहिए या नहीं नवाज शरीफ साहब को, वो आना चाहते हैं, सेना रोक रही है? देखिए, ये लड़ाई तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये, लेकिन आप प्लीज़ हमें मैच्योर लोगों को सोचना चाहिए कि हम 65 साल की दुश्मनी है, ये 1 या 2 दिन की दुश्मनी नहीं है। इसलिए ये जो तमाम उलझाव है, इसको वक्त लगेगा हल होते होते। नवाज शरीफ साहब और आवाम जो कि अमन चाहते हैं, वो आपस में दोनों मुल्कों के प्रॉब्लम हल होने चाहिए, लेकिन दोस्ती चाहते हैं, क्योंकि हमने इतना वक्त बर्बाद किया है कि हम लड़ाई में पड़े हुए हैं, टाइम और पैसा बर्बाद हो रहा है और लोग होस्टेज बने हुए हैं लड़ाइयों के। तो नवाज शरीफ साहब का जो एक प्राइम मिनिस्टर का उनका जो डिसीजन है कि हम दोस्ती चाहते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि हमारे पास और मसाइल नहीं हैं, यहाँ पे हमारी मगरबी सरहदों से या हम पे हमले नहीं हो रहे हैं, या हमारे ऊपर दहशतगर्दी नहीं हो रही है, या इसका असर या इसका प्रेशर नवाज शरीफ पे नहीं पड़ रहा है, तो ये गलत है ये सोचना। बिल्कुल पड़ रहा है। क्या होगी एक शरीफ शुरुआत या फिर हो गई है जल्दबाजी चीजों को समझने में? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं, क्योंकि एक तरफ तमाम सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, नवाज शरीफ के भी आने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो आना चाहते हैं, हालांकि सेना शायद उन्हें रोक रही है। इन सब के बीच आज ही भारत के डेप्यूटी एनएसए ये कह देते हैं कि पाकिस्तान इस सब के बावजूद आज भी आतंकियों को शह दे रहा है। सुनिए। Conflict entrepreneurs in Pakistan continue to strive hard to sustain and entrench an atmosphere of animosity against the Indian state. The Defy Pakistan Council, which includes the Jamaat-ud-Dawa, a front for the Lashkar-e-Taiba, is one of such platforms. An array of terrorist groups which have previously exhibited the ability to carry out depredations in several states of India continue to enjoy much latitude in Pakistan, and they remain very active. Limitations imposed on their recruitment streams, training venues, fund collection mechanisms, and infiltration platforms in the immediate aftermath of the November 2008 terrorist attacks in Mumbai evaporated a few years ago. Sections of the state apparatus continue to extend support to these groups. इसका मतलब है घुसपैठ नहीं रुकने की वजह से आज भी क्या हम भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान पर? चलेंगे, हमारे साथ इकबाल साहब बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुनाते हैं। शशि थरूर ने भी अब इस पर बयान दिया है। उनका ये कहना है कि करगिल के लिए नवाज शरीफ ही जिम्मेदार थे। सुनिए। और आपके पुराने दोस्त नरेंद्र मोदी साहब अब पीएम प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने वाले हैं। दैट वाज sarcastically said, बट सर अगर बात करें तो नवाज शरीफ को न्योता दिया है। 2013 में याद होगा उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बिरयानी खिला रही है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को। नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि देखिए, अगर नवाज शरीफ जी ये इनविटेशन को एक्सेप्ट करके दिल्ली आए तो ज़रूर उनको चिकन बिरयानी खिलाना चाहिए। हाँ। क्योंकि आपको याद है कि नरेंद्र मोदी हमें ये आरोप दिया कि जब हमारे बॉर्डर में कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे और कांग्रेस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी खिलाया। बात यह है कि डिप्लोमेसी में ये सब करना पड़ता है। और एक चीज़ है कि अपोजिशन में रह के बहुत चीज़ें बोलना बहुत आसान है, हम भी कहने वाले होंगे शायद ये आइंदा या आगे ये 5 साल में, लेकिन सरकार में जो जिम्मेदारी है एक सरकार को और जो फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये तो अलग बात होती है। लेकिन फिर क्या डिप्लोमेसी का ये मतलब हो जाता है कि सिर्फ सतही बातें कही जाए, अच्छी अच्छी बातें कही जाए? और यही इकबाल साहब मेरा आपसे सवाल भी है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं और जब सेना में शायद आप भी रहे हों
तब सोच बिल्कुल अलग होती है। रिटायरमेंट के बाद आप जैसे लोग अलग बातें करते हैं, आप कह रहे हैं अमन चैन का वक्त है, हमें कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन वही सेना आज नवाज शरीफ को रोक क्यों रही है? फिर क्या दिक्कत है, क्या है उसके दिमाग में? मैं शशि थरूर से एग्री करता हूँ। देखिए, ये मैं 37 साल रहा हूँ, मैंने 65 की जंग लड़ी है, द्वारका पे बम्बार्डमेंट की है, और मैंने जो है 71 की जंग लड़ी है, और उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदुस्तान के पानियों में था। तो बात ये है कि अगर हम दोनों नेबर अगर इस चीज़ को चाहते हैं कि हम पुष्ट दर पुष्ट इसको लड़ते जाएं तो लड़ते जाएं, लेकिन इसमें अभी बात ये होनी चाहिए, क्या ये 1.5-2 अरब करोड़ लोग जो हैं, ये इनको एक होस्टेज बने हुए हैं एक जंग के, तो क्या ये हमें इसके लिए खात्मे के लिए सोचना चाहिए? अगर तो ये दोनों मुल्कों की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ना सोचें। अगर ज़रूरत है तो फिर देखिए, पाकिस्तान ने अभी जमहूरी रास्ते पे इसका सफ़र इतना लंबा नहीं है जितना आप लोगों का है। हमने तो 65 साल में एक दफ़ा जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट बदली है। आप लोगों को एक बड़ा दिल करना चाहिए अगर वाकई आप चाहते हैं कि अमन हो। लेकिन अगर आपकी सेना और आपके लोग और आपकी पब्लिक नहीं चाहती तो फिर कोई भी दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारे आपस में मसाइल हैं, कश्मीर है, पानियों का मसला है, ये इनको हल किए बगैर तभी पहुंचेंगे हल करने के लिए अगर एक दूसरे के साथ बैठेंगे। अगर हम बैठना ही गवारा नहीं करते तो फिर ठीक है, अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बस सेवा से देश का प्रधानमंत्री जाए, इससे बड़ा दिल आप क्या खोजते हैं? लेकिन जो वापस मिला था उसने बहुत बड़ा सबक दिया था, इसीलिए हम लोग सोच सोच कर कदम बढ़ा रहे हैं और इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। इकबाल साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। बड़ा दिल हिंदुस्तान ने हर कदम पर दिखाया है, बारी आपकी है, और आपने खुद ही शुरुआत की थी कि सेना शायद रोक रही है, तो फिर उसके मन में क्या है इसका जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ डोगरा साहब जो तमाम बातें वो कह रहे हैं उसका जवाब। मैं लौट रही हूँ सर, एक बार डोगरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, फिर फौरन लौटूंगी आपके पास। डोगरा नहीं, जावेद इकबाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वो सेना में थे उन्होंने खूब जम कर लड़ाई की। आजकल वो कह रहे हैं कि आप भूल जाएं कि वहाँ पे कोई दाऊद इब्राहिम है, हाफिज़ सईद है, या वहाँ से टेरर होती है या LOC के क्रॉस फायरिंग होती है, आप किसी तरह अमन करें। ये कहने के लिए बहुत अच्छा आपका लहजा है और लगता भी बहुत सुहावना है, पर वो कॉन्क्रीट एक्शन ऑन ग्राउंड जो हो, जिसके लिए हम बार बार आपसे ताकीद कर रहे हैं, वो क्यों नहीं होता है? और ऐसा लगता है कि जब भी हम कहें कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आप ये कहते हैं कि पहले कश्मीर हमें दे दो, पहले पानी जितना दिया उससे भी ज़्यादा दे दो, फिर जाके हम बाकी बातें करेंगे। तो इस तरह तो एक तरफा बिहेवियर जो है उससे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको खुद भी सोचना चाहिए कि सिर्फ टेरर या सिर्फ जोर के इस्तेमाल से अमन आ सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकता। रिटायर्ड एडमिरल जावेद इकबाल साहब, जवाब दीजिए। जी, मैं आपसे एग्री करता हूं कि नहीं आ सकता है। आपने भी ट्राई कर लिया। देखिए, अगर आपने पाकिस्तान का हवा डाला हुआ है, क्योंकि खुद हिंदुस्तान में इतनी आज़ादी की तहरीकें हैं, तो उसके खौफ आपने पाकिस्तान का डाल के लोगों को, हिंदुस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये दोनों खित्ते जो है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, अगर देखिए हम खुद विक्टिम हैं इस टेररिज्म के। और एक बात मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, सोचिए कि हमारी लड़ाई में किसका फ़ायदा हो रहा है और हमारे अमन से किसका नुकसान होगा। अगर ये बात आप समझ सकें तो फिर और कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसीलिए मोदी जी ने स्टेप उठाया है कि उन्होंने इन्विटेशन दिया है नवाज शरीफ साहब को। पूरे सार्क के और भी आ रहे हैं, पर बेसिक चीज़ जो है, बेसिक एम ये है कि नवाज शरीफ साहब आएँ और यहाँ आके कहें कि अब से टेरर ख़त्म। अगर हिंदुस्तान में आप टेरर करना ख़त्म करेंगे तो हो सकता है कि पाकिस्तान में जो आपने टेररिस्ट पाले हुए हैं वो भी आउट ऑफ बिजनेस हो जाएं। आप अपना नज़रिया जरा चेंज करें तो सब जगह अमन होगा। हम म्यूचुअली क्यों नहीं साइन करते नो टेररिज्म? आप ये एक तरफा क्यों है? आपके कम पाले हुए हैं, वो तो तब साइन करें। मिनिस्टर मान चुके हैं कि आपके टेररिस्ट कैंप हैं। या तो आप ये कहिए, देखिए आपके रॉ वाले बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में आपकी कितने लोग हैं, वो सारे किस लिए हैं?
वहां पे कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने तो नहीं गए हैं ना। देखिए जावेद इकबाल साहब, मैं मैं आपको बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनाता हूं, जो अभी हाल में चीफ मिनिस्टर हुए हैं कुछ महीने पहले। उन्होंने कहा है कि ये जो अफवाह है कि रॉ या इंडिया कुछ यहाँ करवा रहा है, उसमें बिल्कुल बेबुनियाद है। एक भी इंडिया ने कोई टेररिज्म का एक्ट नहीं करवाया, ये आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। सो प्रोपेगेंडा के लिए आप जो मर्जी बोलते जाइए, अगर इतना प्रोपेगेंडा करेंगे तो अपने आप को आप बहका रहे हैं। हम अपने चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट को ऑनर करते हैं। जावेद अगर वो कह रहे हैं कि नहीं है तो मैं उसको मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस बात में आपने बड़ा दिल दिखाया। हालांकि दूसरी तमाम जगहों पर आप सोच रहे हैं कि इधर से वाण हो रहे हैं तो उधर से आप भी तीर छोड़ें, लेकिन एक सीधा सवाल, सीधा जवाब। इकबाल साहब सीधा सवाल सीधा जवाब। आप ये बताइए कि अगर नवाज शरीफ आना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आपकी सेना को तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए, हर मुल्क का एक माहौल है। हमारे अभी भी टेररिज्म हो रहा है और लोग जो हैं वो मर रहे हैं, और एक दुश्मनी की जो हालत है उसमें मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ कोई जन्नत में नहीं जा रहे हैं कि उनको ज़रूर जाना है हिंदुस्तान। अगर वो दोनों मुल्कों में आपस में ये ख्यालात आपस में मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो हम नॉर्मल होकर ठीक हो जाएंगे। अगर नीयत ठीक है तो आ जाएंगे, अगर हमारी नीयत बुरी है और आके हम आपको जफियाँ डालें तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। सेना को तकलीफ क्या है, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सेना के दोनों सेनाओं के दरमियान इतनी जंगें हो चुकी हैं और दोनों तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, एक तरफ से नहीं होती है और दोनों तरफ से है। ना उधर वलीउल्लाह बैठे हैं ना हमारी तरफ वलीउल्लाह बैठे हैं। तो हम समझें कि अगर अवाम चाहते हैं अमन, तो वो अवाम जो है वो ही पॉलिसी वो फोर्स करेंगे। फिर सेना भी, आपके पास डेमोक्रेटिक एक ज़्यादा ग्रेटर हिस्ट्री है, हमारे पास कम है। आप ज़्यादा लीवरेज रखते हैं, हम कम लीवरेज रखते हैं, तो आप इस मसले को समझें। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जावेद इकबाल साहब, चाहे इतिहास जो भी बताता हो भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम इस कार्यक्रम का अंत हम एक अच्छे नोट पर करें। तो क्यों ना दिल बड़ा करें और शरीफ शुरुआत करे पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त वो उबाल आ रहा है हिंदुस्तान के कई हलकों में और पाकिस्तान के कुछ हलकों में, तो बेहतर है कि नवाज शरीफ सिर्फ फूलों का गुलदस्ता और नेक तमन्नाओं का कार्ड भेज दे, ताकि हम इससे शुरुआत करें कि जिस लेवल पे हैं उस पे तो रहें, इससे ख़राब तो ना हो। ठीक है, जल्दी से इस पर कंक्लूडिंग रिमार्क जतिन देसाई साहब। मुझे उम्मीद है कि मुझे अब 2 मिनट ज़्यादा देगी, क्योंकि मुझे सबसे कम समय दिया गया है और मेरा ऐसा मानना है कि अमन की जो बात करते हैं, अमन की बात करने वालों को कम समय दिया जाता है। सवाल यह है कि इसको हम किस तरीके से देखते हैं, कि इसको एक सेरेमनी के तौर पर देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी शुरुआत की कि सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है और नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। महिंदा राजपक्षे जी आ रहे हैं, कोइराला साहब आ रहे हैं, हामिद करज़ई जी आ रहे हैं। कम से कम एक मैसेज जो है, मेरा यह मानना है कि जिसको हम कहते हैं ए गुड बिगिनिंग, ये एक अच्छी शुरुआत है। और एक इसको इस तरीके से कि मिनी सार्क समिट के तौर पर ना देखा जाए। सार्क समिट इस साल नवंबर में नेपाल में होने जा रहा है, तो वहाँ पर ये सब लोग मिलेंगे। सबसे अहम सवाल यह है कि हम किस तरीके से आगे बढ़े। चलिए ठीक है, इकबाल साहब, ब्लेम गेम हमको बंद करना चाहिए। खुद आकर क्यों ना हाथ से गुलदस्ता दे दें। मैं बिल्कुल मानता हूं ये करना चाहिए हमें, लेकिन अगर ये जो है कि अगर आपके हमारे चंद दोस्त हिंदुस्तान में भी इस पे तिलमिला रहे हैं और पाकिस्तान में भी, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो हैं, अगर हमारी नीयत ठीक है तो सार्क के पे भी मुलाकात हो जाएगी और भी बहुत मुलाकातें होंगी। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि ये दोनों मिले। अभी जाएं नवाज शरीफ साहब और बिल्कुल जाके बधाई दें वहाँ पे, उनको कांग्रेचुलेट करें। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। लेकिन जैसा कि बीते दिन मैंने कहा था, वही आज भी कहना पड़ेगा कि पहल बहुत अच्छी है, लेकिन इतिहास बताता है कि अंजाम बहुत आसानी से और बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।